आज का हमारा विषय है बायोलॉजी। बायोलॉजी में आवर इन्वायरमेंट। हमने पिछले वीडियो में आवर इन्वायरमेंट से कुछ टॉपिक पढ़ा चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है खाद्य जाल। तो चलिए खाद्य जाल शुरू करते हैं। खाद्य जाल यानी कि फूड वेब। खाद्य जाल कई फूड चेन का परस्पर जुड़ा हुआ जाल होता है। फूड खाद्य जाल कई फूड चेन का परस्पर जुड़ा हुआ एक जाल होता है। एक ही जीव कई जीवों का भोजन बन सकता है। यानी कि एक जीव, इसमें खाद्य जाल में एक ही जीव कई जीवों का भोजन बन सकता है और स्वयं भी कई जीवों का भोजन कर सकता है, यानी कि खा सकता है। स्वयं भी कई जीवों का भोजन खा सकता है, यानी कि स्वयं भी किसी भी जीव को, मतलब कई एक से ज़्यादा जीवों को वो खा सकते हैं। इस प्रकार की चेन जो होती है फूड वेब कहलाती है, यानी कि खाद्य जाल कहलाती है। तो सरल परिभाषा में देखिए, सरल भाषा में जब कई खाद्य श्रृंखला आपस में जुड़ जाती हैं तो उसे खाद्य जाल कहते हैं। मतलब बहुत सारे खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ती हैं तब जाके वो खाद्य जाल बनती है। जैसे यहाँ पर देखिए, एक इस प्रकार की श्रृंखला है। घास, घास को खाने वाला कौन है? रैबिट, और रैबिट को खाने वाला स्नेक, और स्नेक को खाने वाला ईगल। ये एक प्रकार की एक श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला है। यहाँ पर देखिए रैबिट है, रैबिट रैट है, चूहा, चूहा घास खाती है, अनाज खाती है। और इन रैट को स्नेक खाती है, स्नेक को फिर ईगल खाती है। तो देखिए पहला श्रृंखला हो गया, ये पहला श्रृंखला, ये दूसरा श्रृंखला खाद्य श्रृंखला, और ये तीसरा श्रृंखला। तो इन श्रृंखला में 3 खाद्य श्रृंखलाएं हैं। इन 3 खाद्य श्रृंखलाओं को एक ही जाल की तरह है। यह क्या है? जाल की तरह है। तो ये जो मल्टीपल जो है मल्टीपल एक चीज को खा रहा है, जैसे कि घास है, घास को कितने, ये रैबिट खा रहा है, चूहा खा रहा है, टिड्डा खा रहा है। एक ही चीज, एक ही प्लांट को 3 जीव खा रहे हैं, और इन जीवों को एक अकेला स्नेक सभी को खा रहे हैं, और इन सभी को ईगल खा रहा है। तो इनमें ये जो है जटिलता, इसी जटिलता को तो कहते हैं खाद्य जाल। यानी एक ही जीव कई जीवों से जुड़ा होता है, तो एक ही जीव कई जीवों से जुड़ा है, यह इसीलिए इसे फूड जाल कहते हैं। फूड जाल कहते हैं। तो अब देखिए फूड चेन और फूड वेब में अंतर। तो यानी कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। तो खाद्य श्रृंखला रचना के आधार पर, ये रचना के आधार पर सीधी होती है और ये जाल की तरह होती है। तो इसकी रचना देखिए, ये जो है खाद्य जाल, इसकी रचना देखिए जाल की तरह है, एक दूसरे से इधर से इधर से इधर से इधर जुड़ा हुआ है। ये इसकी जो रचना होती है बहुत जाल की तरह होती है। इसका मार्ग, मार्ग के आधार पर देखा, इसमें मार्ग एक होता है, इसमें मार्ग अनेक होते हैं। अस्थिरता कम होती है, इसमें अधिक होती है। ऊर्जा की परवाह के आधार पर देखिए, एक मार्ग होता है, इसमें कई मार्ग, कई स्रोत से ऊर्जा एक खाद्य जाल से प्राप्त किया जाते हैं जंतुओं द्वारा। जीवों की निर्भरता सीमित होती है, इसमें अधिक होती है। इसका उदाहरण देखें, उदाहरण एक सीधी श्रृंखला, एक सीधी श्रृंखला होती है, जैसे घास को खाने वाली गाय, गाय को खाने वाली शेर, ये एक सीधी है। लेकिन इसमें जो है इस प्रकार की श्रृंखला नहीं होती है, इसमें जटिल श्रृंखला होती है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो घास के खाने वाले अनेक जीव हैं,
लेकिन खाद्य श्रृंखला में सीधी दिया रहता है, जबकि खाद्य जाल में एक दूसरे से मल्टीपल जीव को जुड़ाव दिखाया जाता है। ये हो गया खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल। तो खाद्य जाल कई श्रृंखलाओं का समूह होता है जो आपस में जुड़ा हुआ होता है। ये है खाद्य। तो इनकी महत्व की बात की जाए, फूड वेब यानी खाद्य जाल की महत्व, तो पहला महत्व है पारिस्थितिक संतुलन। यानी कि यदि किसी एक जीव का संख्या कम हो जाए तो अन्य जीव भोजन के लिए दूसरे मार्ग अपना लेते हैं। यानी एक जीव की संख्या कम हो जाती है तो अन्य जीव भोजन के लिए दूसरा मार्ग अपना लेते हैं। यानी कि अगर जंगल में कोई भी जानवर की संख्या कम है तो वो दूसरे जानवर पर निर्भर हो सकते हैं, दूसरे जानवर को भी अब भोजन के लिए उन्हें खा सकते हैं। दूसरा है प्रजातियों की सुरक्षा। किसी एक फूड चेन के टूटने पर पूरा इकोसिस्टम समाप्त नहीं होते। फूड चेन के टूटने से इकोसिस्टम समाप्त नहीं होते हैं, जबकि बॉडी वैरायटी जो बढ़ाता है। यानी कि अधिक जीवों के रहने से पर्यावरण अधिक संतुलित रहता है, इकोसिस्टम स्टेबल बनता है। फूड वेब प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो फूड वेब इकोसिस्टम को स्टेबल करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ देखिए, फूड वेब ना हो यानी कि खाद्य जाल ना हो तो क्या होगा, कई जीव भूखे मर सकते हैं, हम भी मर सकते हैं अगर फूड वेब ना हो तो। क्या हम हमेशा दाल भात ही खाते हैं क्या? उसके अलावा तो और कुछ भी चाहिए, फल चाहिए, फूल चाहिए, मांस चाहिए, मीट चाहिए, दूध चाहिए। ये तो क्या है, खाद्य जाल ही है ना। तो अगर फूड चेन रहता तो हम एक ही चीज खाते हैं। फूड वेब है, अगर आज मान लीजिए हम कहीं पे गए, वहाँ पे हमें खाना नहीं मिला, रोटी दाल सब्जी नहीं मिला, तो और अन्य चीज तो मिल सकता है, उन्हें हम खा लेंगे। ये इस प्रकार का है फूड चेन। फूड जाल और फूड चेन अलग होती है। फूड चेन एक ही मार्ग में होती है, एक ही चीज को दर्शाती है, सिंगल रहती है, जबकि फूड जाल मल्टीपल चीजों की दर्शाती है। तो फूड वेब नहीं होने से कई जीव भूखे मर सकते हैं। कुछ जीवों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा, कई प्रजाति विलुप्त हो सकती है अगर फूड जाल ना हो तो। अब देखते हैं नया, आगे की ओर चलते हैं। पोषण स्तर। पोषण स्तर अगला टॉपिक है, पोषण स्तर 10% लो। तो पोषण स्तर क्या है, इनका डिफिनेशन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक भोजन स्तर को ट्रॉफी लेवल कहते हैं, यानी कि पोषण स्तर कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक भोजन स्तर का ट्रॉफी लेवल यानी कि पोषण स्तर कहते हैं। प्रत्येक जीव अपनी भोजन प्राप्त करने की विधि के आधार पर किसी न किसी पोषण स्तर पर स्थित होते हैं। यानी सरल परिभाषा में देखी जाए तो फूड चेन में जीव जहाँ भोजन प्राप्त करता है वहीं उसका पोषण स्तर कहलाता है, यानी कि ट्रॉफी लेवल कहलाता है। जिस जगह पर जो जीव भोजन प्राप्त करता है वही उसका पोषण स्तर कहलाता है। अब देखिए पोषण स्तर का क्रम, ट्रॉफी लेवल का क्रम। पहला है सूर्य, उसके बाद है उत्पादक, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर और तृतीय कंज्यूमर शीर्ष उपभोक्ता, और लास्ट में है डिकम्पोज्ड अपघातक।
ये हो गया ट्रॉफी लेवल क्रम, इस प्रकार की है। अब देखिए विभिन्न ट्रॉफी लेवल, मतलब अलग अलग ट्रॉफी लेवल। तो फर्स्ट है ट्रॉफी लेवल प्रथम पोषण स्तर में कौन आते हैं? उत्पादक। फर्स्ट ट्रॉफी लेवल में प्रथम पोषण स्तर में कौन आते हैं? उत्पादक, यानी कि पेड़ पौधे। प्रथम पोषण स्तर पर कौन आते हैं? पेड़ पौधे। घास हो गया, पौधे, शैवाल आदि। सूर्य की ऊर्जा को भोजन में बदलते हैं। ये सभी प्रथम पोषण स्तर में जितने भी होते हैं सभी पेड़ पौधे होते हैं। दूसरा सेकेंड ट्रॉफी लेवल, द्वितीय पोषण स्तर में प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि शाकाहारी। शाकाहारी में हो गया खरगोश, हिरन, बकरी, गाय इत्यादि। ये जो होती है उत्पादक को खाते हैं। उत्पादक यानी ये है उत्पादक, इसी को कहते हैं उत्पादक। तो प्राइमरी कंज्यूमर जो खाती हैं उत्पादक को खाती हैं, यानी कि घास फूस को ये सभी खाती है। और ये सभी जो है सूर्य पर निर्भर रहते हैं, सूर्य के प्रकाश पर, उसी के जरिए ये अपना भोजन तैयार करते हैं। थर्ड ट्रॉफी लेवल है तृतीय पोषण स्तर में सेकेंडरी कंज्यूमर में मांसाहारी। यह उदाहरण के लिए देखिए लोमड़ी, मेढक, सांप, पक्षी आदि। ये सभी जो होती हैं इन शाकाहारी को खाती है। ये सभी शाकाहारी जीव को खाते हैं। और फोर्थ ट्रॉफी लेवल है चतुर्थ पोषण स्तर में शीर्ष उपभोक्ता में बाघ, शेर, गरुड़, ईगल आदि सेकेंडरी कंज्यूमर को खाती है। ये सभी सेकेंडरी कंज्यूमर को खाती है, यानी कि इन सभी को ये थर्ड चतुर्थ पोषण स्तर के जीव जो है इन सभी को खाती है। और आगे चलते हैं। तो ये हो गया फोर्थ जो है पोषण स्तर पर, ये चारों पोषण स्तर हम देख लिए। अब चलते हैं 10% लॉ, यानी 10% लॉ किसने दिया था? रेमोंड लैंडमान ने रेमोंड लैंडमान ने 1942 में दिया था। इसका कहना क्या था? एक पोषण स्तर, यानी कि एक ट्रॉफी लेवल से अगले ट्रॉफी लेवल तक केवल लगभग 10% ऊर्जा की स्थानांतरित होती है। यानी कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का जो स्थानांतरण होगा 10% ही होती है। बाकी 90% ऊर्जा शोषण, वृद्धि, गति तथा ऊष्मा के रूप में खर्च हो जाती हैं। ये रेमोंड लैंडमान ने ये 10% लो का नियम दिया था 1942 में। इसका कहना है कि 10% जो ऊर्जा है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाती है, 90% पोषण स्तर नहीं जाती है, क्योंकि उन जीव के शारीरिक वृद्धि, विकास तथा ऊष्मा के रूप में खर्च हो जाती है। अब हम देखते हैं 5 नंबर में एनर्जी ट्रांसफर एग्जाम्पल देखते हैं। एनर्जी ट्रांसफर, ऊर्जा का स्थानांतरण। ऊर्जा का स्थानांतरण होती है, ऊर्जा का स्थानांतरण प्लांट में सबसे ज्यादा होती है 1000 जूल, यानी कि 100% ऊर्जा होती है। उसके पौधे जाते हैं सेकेंड लेवल पर, खरगोश है उसमें 100 जूल यानी कि 10%। उसके नीचे जाती है लोमड़ी थर्ड लेवल पर, इसमें 10 जूल 1%। उसके बाद फोर्थ लेवल पर है टाइगर, बाघ, 1 जूल 0.1%। ये है। तो इस चैप्टर से
इस चैप्टर से क्या पूछे जा सकते हैं? 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है ट्रॉफी लेवल क्या है, दूसरा है 10% लॉ किसने दिया, और चौथा है यदि प्रोड्यूसर में 5000 जूल ऊर्जा है तो प्राइमरी कंज्यूमर में कितनी ऊर्जा मिलेगी। ये एक सॉल्व करके बताया गया है 500 जूल, यानी 10% ऑफ 5000 इक्वल 500 जूल। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आगे की ओर चलते हैं। जैव आवर्धन, इस हमारे पर्यावरण से अब ये जैव आवर्धन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका डिफिनेशन है वह प्रक्रिया, जैव आवर्धन किसे कहते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ होने वाले रसायनों की मात्रा खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर तक लगातार बढ़ती रहती है। यानी कि जैव आवर्धन क्या है, जो हानिकारक पदार्थ है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में लगातार बढ़ती रहती है, वो हानिकारक रासायनिक पदार्थ, उसी को कहते हैं जैव आवर्धन। सरल परिभाषा में देखिए, सरल भाषा में जैसे जैसे जीव खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाते हैं उनके शरीर में हानिकारक रसायन की मात्रा बढ़ती जाती है। यही बढ़ती जाती है रासायनिक की मात्रा, तो इसी को कहते हैं जैव आवर्धन। अगर ऐसा क्यों होता है जैव आवर्धन, मतलब ऐसा क्यों होता है, आसानी से नष्ट नहीं होते हैं। यानी कि जो भी वो जो रसायन बना है वो आसानी से नष्ट नहीं होते हैं, शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं, वसा और ऊतकों में जमा हो जाती हैं, इसीलिए वो बढ़ते रहते हैं। हर अगले जीव के शरीर में इनकी मात्रा बढ़ती जाती है, नष्ट नहीं होती है, बाहर नहीं निकलती है, वसा में और ऊतक में जमा हो जाती है, और हर अगले जीव में इनकी मात्रा बढ़ती ही जाती है। कुछ हानिकारक पदार्थ देखिए जो कि इनको और प्रभावित करती हैं, जैसे डीडीटी कीटनाशक, मरकरी, लेड यानी सीसा, प्लास्टिक, पीवीसी, ये सभी है जो और इंक्रीज करती है जैव आवर्धन को। आगे चलते हैं। देखिए डीडीटी की सप्लाई करने के बाद वाटर में जाती है और वाटर से प्लांट में, धीरे धीरे ऐसा ही डीडीटी के लेवल कैसे बढ़ते जाएगा। देखिए यहाँ पे डीडीटी का स्प्रे प्लांट पे किया, प्लांट से इस पौधे में, इस पौधे से यहाँ थोड़ा डीडीटी की मात्रा इस पौधे में, और ग्रोथ होने के बाद ये टिड्डा खाया, टिड्डा से भी अधिक हो गया तो फ्रॉग में गया, फ्रॉग से भी अधिक सांप में हो जाती है, और सांप से भी अधिक ईगल में हो जाती है, क्योंकि ये नष्ट नहीं ना होता है। तो डीडीटी की अमाउंट देखिए, डीडीटी की अमाउंट अगर वाटर में कितना होता है, 0.0000003%, ये है डीडीटी की मात्रा बढ़ती है। प्लांटोन में 0.04 ppm होती है, स्मॉल फिश में 0.5 ppm होती है, लार्ज फिश में, बड़ी फिश में 2 ppm होती है, जबकि फिश ईटिंग वर्ड में, बर्ड्स में 25 ppm होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि प्रत्येक अगले स्तर पर डीडीटी की मात्रा बढ़ती जाती है, डीडीटी की मात्रा बढ़ती ही जाती है। अब देखते हैं इनका प्रभाव, इनका दुष्प्रभाव क्या होता है। डीडीटी का हम अगर छिड़काव जो करते हैं तो पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये इसकी वृद्धि रुक जाती है, वृद्धि को प्रभावित करते हैं। पक्षियों पर अब देखते हैं, अंडों का छिलका पतला हो जाता है, अंडे आसानी से टूट जाते हैं, प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, ये पक्षियों पर प्रभाव है।
जलीय जीवों पर प्रभाव, विषैले पदार्थ शरीर में जमा हो जाते हैं। यानी जलीय जीव जो अगर जल में रहता है और डीडीटी की मात्रा जो उसमें रहती है तो जलीय जीव विषैले पदार्थ उसमें जमा हो जाती हैं जलीय जीव में, मृत्यु का खतरा इससे बढ़ जाता है। मनुष्य पर क्या होता है, कैंसर का खतरा हो जाता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं, किडनी लीवर की नुकसान पहुंचा है, हार्मोन असंतुलित हो जाती है। इसमें पूछने लायक जो है एग्जाम के दृष्टि से 3 क्वेश्चन है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है, डीडीटी किस प्रकार का पदार्थ है, बायो मैग्निफिकेशन किस प्रकार के पदार्थों में होता है। ये 3 क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जैव निम्नीकरणीय एवं अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ। तो अपशिष्ट पदार्थ क्या है वो देखते हैं। मनुष्य तथा अन्य जीव द्वारा उपयोग के बाद बची हुई अनुपयोगी वस्तु को अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। जो खराब वस्तु है उसी को कहते हैं अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। अपशिष्ट पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ, ये 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार जो है जैव निम्नीकरण प्रकार निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ, उसका परिभाषा देखते हैं। वे अपशिष्ट पदार्थ जिन्हें बैक्टीरिया, कवक तथा अन्य सूक्ष्मजीव प्राकृतिक रूप से सरल पदार्थ में बदलते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। यानी कि आसान भाषा में देखें, जो कचरा प्राकृतिक स्वयं सड़ा गलाकर समाप्त कर देती है, स्वयं सड़ गलकर समाप्त हो जाती है, वे कचरा से जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाता है। तो देखिए ये सभी जो है, उदाहरण के लिए सूखे पत्ते, घास, सब्जी, ये गोबर, कागज, लकड़ी, ये स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं कुछ दिनों के गलने के बाद। तो जो वैसे वस्तु, जो वैसे कचरा जो स्वयं नष्ट हो जाए, वह जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। अब आगे की ओर चलते हैं, इसकी विशेषता देखते हैं। प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाते हैं, ये जो होती है प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाती है, पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाती है, खाद में बदले जा सकते हैं, नाइट्रोजन साइकिल में भाग लेते हैं। अब हम देखते हैं जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। वे अपशिष्ट पदार्थ जिन्हें सूक्ष्म जीव आसानी से अपघटित नहीं कर पाते हैं, जैव अजैव और निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। सरल भाषा में देखिए, जो कचरा वर्षों तक प्राकृतिक में बना रहता है वो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। देखिए अब उदाहरण के देखें, प्लास्टिक, पॉलीथीन, बैटरी, ग्लास, रबर, मेटल और डीडीटी, ये सभी बहुत वर्षों तक रहते तब फिर भी नष्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार की पदार्थ जो होती है अजैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाता है। इसकी विशेषता देखें तो यह लंबे समय तक वातावरण में बने रहते हैं, भूमि तथा जल प्रदूषण बढ़ाते हैं, बायोमैग्निफिकेशन का कारण बन सकते हैं, पर्यावरण के लिए अत्यधिक हानिकारक है। अब इनका अंतर देखें। अंतर देखिए, जैव निम्नीकरणीय अजैव निम्नीकरणीय की अंतर विघटन के आधार पर आसानी से विघटन होता है जैव निम्नीकरणीय आसानी से, और ये अजैव निम्नीकरणीय में आसानी से विघटन नहीं होते। सूक्ष्म जीव विघटित इसमें करते हैं, इसमें सूक्ष्म जीव का काम ही नहीं रहता है, ये सूक्ष्म जीव विघटित नहीं कर पाते हैं। पर्यावरण का प्रभाव इसमें कम होता है, इसमें अधिक होता है। कंपोस्ट में बन सकती है, ये नहीं बन सकती है। उदाहरण के तौर पर पत्ते, कागज, सब्जी, कचरा, और इसमें है प्लास्टिक, ग्लास, डीडीटी, मेटल। अब देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण का नियम, ये तो हो गया डिफरेंट। अब पर्यावरण संरक्षण का नाम, 3R प्रिंसिपल, पर्यावरण संरक्षण का नियम। तो पहला नियम है कम यूज करना, ये एरो जो डाउन दिखाई दे रहा है,
इसका मतलब है कि कम उपयोग करना, जितनी आवश्यकता हो उतनी ही कोई भी चीज़ को उपयोग करना चाहिए। दूसरा है रिसाइकल, ये जो चिन्ह दिया है रिसाइकल, पुनः वो यूज करना, कोई भी वस्तु को बार बार यूज करना, ये रिसाइकल है। वस्तु को बार बार उपयोग करना चाहिए, तभी पर्यावरण संरक्षित होगा। रीयूज, ये रिसाइकल नहीं है, सॉरी, ये रीयूज का चिन्ह है, पुनः उपयोग करना यानी कि बार बार उपयोग करना। ये है रिसाइकल का, पुनः चक्रण करना, पुराने पदार्थ से नए पदार्थ उत्पाद बनाए, यानी कि पुराने पदार्थ जो है खराब है उसको फिर से नया बना के फिर से यूज करना है, फिर से नया बना के फिर से यूज करना है। ये रिसाइकल प्रोसेस करने से हमारा पर्यावरण संरक्षण होगा। अब हम देखते हैं एग्जाम की दृष्टि से 3 क्वेश्चन। 3R प्रिंसिपल और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल क्या है, ये पहला हो गया। 3R प्रिंसिपल और प्लास्टिक इस प्रकार के पदार्थ हैं। अब हम चलते हैं ओजोन परत की ओर। ओजोन परत, ओजोन परत, ओजोन परत क्या है ये देखते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं? समताप मंडल में। ओ थ्री, O3 गैस की एक परत है। ओजोन परत क्या है? O3 गैस की एक परत है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन को रक्षा करती हैं। तो ओजोन परत जो होती है O3 गैस की एक परत होती है जो पराबैंगनी किरण, सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेती है और जितने भी जीव है यहाँ पे पृथ्वी पर उनको रक्षा करती है। ये कहाँ होती है? कहाँ होती है? समताप मंडल में होती है। कहाँ होती है? ये समताप मंडल में, पृथ्वी की सतह से लगभग 1535 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। इसकी कार्य जो होती है यूवी बी एवं यूवी सी किरणों को रोकती है। ओजोन परत क्या करती है? यूवी बी एवं यूवी सी किरणों को रोकती है, त्वचा कैंसर से बचाती है, आंखों को मोतियाबिंद से आंखों को मोतियाबिंद से बचाती है, पौधे एवं फसलों की रक्षा करती है, पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखती है। ये इसका कार्य है ओजोन परत की। अब देखिए ओजोन परत छाया, यानी कि ओजोन परत नष्ट कैसे होती है? तो ओजोन परत की मोटाई का कम होना ही ओजोन परत क्षय कहलाता है। तो क्यों नष्ट होती है? नष्ट क्यों होती है? इसका मुख्य कारण है CFC, हेलोन्स कार्बन टेट्राक्लोराइड और मेथल क्लोरोफॉर्म। ये सभी है इसका कारण कि ओजोन परत नष्ट होने का कारण यही है। तो ओजोन परत का दुष्प्रभाव जो है, ओजोन परत का दुष्प्रभाव मनुष्य पर क्या होता है? स्किन कैंसर होता है, मोतियाबिंद होता है, कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र हो जाती है अगर ओजोन परत कम हो जाए तो। पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है ओजोन परत से? प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है, फसल उत्पादन घट जाती है। समुद्र पर, समुद्री जीवों पर आ, समुद्री जीवों पर छोटे छोटे जो बैक्टीरिया नामक जीव होती है और भी जीव होती हैं, उन्हीं पर प्रभाव डालते हैं और फूड चेन भी प्रभावित होते हैं। ओजोन परत की रक्षा कैसे करें? अब देखें कि ओजोन परत की रक्षा कैसे करें। CFC मुक्त रेफ्रिजरेटर एवं AC का उपयोग करें। एरोसोल स्प्रे का कम उपयोग करें। पर्यावरण अनुकूलन इको फ्रेंडली उत्पाद बनाए, अधिक से अधिक पेड़ लगाए, प्रदूषण कम करें। पर्यावरण संरक्षण, ये तो हम देख लिए। रिसाइकल उपयोग, 3R प्रिंसिपल। चलिए आज का
क्वेश्चन इसमें वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर से कि पर्यावरण क्या है। फाइनल पर्यावरण क्या है, इकोसिस्टम क्या है, फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, ट्रॉफी लेवल क्या है, 10% लॉ किसने दिया, बायोमैग्निफिकेशन किसे कहते हैं, डीडीटी किस प्रकार का पदार्थ है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है, ओजोन लेयर कहाँ स्थित होते हैं। ये जो है 10 क्वेश्चन बहुत ही इस चैप्टर का आत्मा कहा जा सकता है कि ये जो है क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप लोगों का अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।